Hello, good morning, student. We are reading 17th lesson, Gaining Freedom, and we have read about the first part of this chapter, and now we will start a second part of this chapter. And in the second part, we will start from India's participation in the First World War. मीन्स इंडिया ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन किया था वो क्या था, कैसे किया था, इस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये कब हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था ये 1914 से 18 तक चला था। तो इसमें दिया गया है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ये 1914 में हुआ था। थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स फॉट एंड डाइड फॉर द ब्रिटिश आर्मी इन द वार। जैसा कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही गवर्नेंस करती थी इंडिया में। और जो इंडियन सोल्जर्स थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से ही लड़े थे और थाउजेंड्स की संख्या में, हजारों की संख्या में जो इंडियन सोल्जर्स थे वो मारे गए थे। द पीपल होप दैट आफ्टर द वॉर, लोगों को आशा थी कि इस युद्ध के बाद द ब्रिटिश वुड फ्री इंडिया और एट लीस्ट ग्रांट द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। जो इंडिया वाले थे उनको ये आशा थी कि जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, वो इंडिया को फ्री कर देंगे और कम से कम सेल्फ गवर्नेंस करने का मौका देंगे। हाउएवर बाय द एंड ऑफ द वॉर, लेकिन युद्ध के अंत तक इट बिकेम क्लियर दैट, यह साफ हो गया था कि द ब्रिटिश हैड नो इंटेंशन ऑफ लीविंग इंडिया, कि जो ब्रिटिश हैं उनकी इंडिया छोड़ने की कोई भी इंटेंशन नहीं है, उनकी इच्छा नहीं थी कि इंडिया को छोड़ा जाए। इनफैक्ट वास्तव में द ब्रिटिश बिकेम मोर रथलेस, दे इम्पोज न्यू टैक्सेस एंड ब्रॉट आउट न्यू लॉज। जैसा कि इंडियन सोच रहे थे कि भाई वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन इसका उल्टा क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने इंडियंस पर और ज़्यादा टैक्सेस जो थे वो लाद दिए थे और जो जो न्यू लॉज थे वो लाए गए थे। उसके बाद कौन से न्यू लॉज लाए गए थे? सबसे पहले दिया गया है द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में क्या दिया गया था कि रोलेट एक्ट का दूसरा नाम जो था वो ब्लैक एक्ट भी माना गया है, जिसको काला कानून कहा जाता है। तो रोलेट एक्ट जो है ये 1919 में पास किया गया था और इसमें क्या था कि जो इंडियंस थे अगर उन पर सस्पेंस किया जाता है, संदेह किया जाता है कि भाई वो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उनको बिना किसी ट्रायल के उनको क्या कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा और केवल सस्पेंशन के बेस पर ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ऑल द टॉप लीडर्स वर अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉजिंग पब्लिक अनरेस्ट, के पब्लिक अनरेस्ट के कारण जो टॉप लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी हु हैड रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में। उन्होंने क्या किया था, लोगों को कहा था अपोज द अनजस्ट ब्रिटिश लॉज, कि जो अनजस्ट ब्रिटिश लॉज हैं, अन्यायपूर्ण जो कानून हैं अंग्रेजों के, उनका विरोध किया जाए। पीसफुल प्रोटेस्ट वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री, और पूरे कंट्री में पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई थी। नेक्स्ट दिया गया है फिर जलियांवाला बाग मैसाकर। जलियांवाला बाग मैसाकर में क्या है? ऑन 13 अप्रैल 1919 ए पीसफुल पब्लिक गैदरिंग ऑफ अबाउट 10,000 men, women and children was held in the Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against the unlawful policies of the government। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी अन्यायपूर्ण जो पॉलिसीज थी उनका, उनके खिलाफ जो हैं 10,000 के करीब
पुरुष, औरत और बच्चे जो थे, यानी कि मैन वुमेन और चिल्ड्रन जो थे, वो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे अमृतसर में जलियांवाला बाग में। वहाँ पर क्या हुआ, ए ब्रिटिश ऑफिसर नेम जनरल डायर केम विद हिज ट्रूप्स, के एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था जनरल डायर, वह अपने ट्रूप्स के साथ आया, अपने सैनिकों के साथ आया, और ब्लॉक द ओनली एग्जिट फ्रॉम द पार्क एंड ओपन फायर ऑन द इनोसेंट पब्लिक विदाउट वार्निंग। और लोगों को बिना वार्निंग दिए क्या किया, पहले तो उन्होंने जो बाग था उसका मेन दरवाज़ा जो था, मेन गेट जो था, उसको बंद कर दिया, पार्क के मेन गेट को बंद कर दिया। फिर उन्होंने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी और इन लोगों को वार्निंग तक भी नहीं दी और अंधाधुंध गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। The firing stopped only when all the ammunition was used up. फायरिंग तभी रुकी थी जब उनके पास जितना भी असला था, बारूद था, वो सारा का सारा खत्म हो गया था, तभी गोलियां रुकी थी। Thousands were killed and injured in this incident. हजारों की संख्या में लोग जो थे घायल हुए थे और मारे गए थे। दिस इंसिडेंट स्पार्क्ड fresh row of protest against the government and gave birth to another great movement. इस घटना ने एक नए विरोध को जन्म दिया था और गवर्नमेंट को एक ग्रेट दूसरे जो मूवमेंट थे वो वहाँ पर देखने को मिले थे। सबसे पहले द खिलाफत मूवमेंट। कौन कौन से मूवमेंट हुए थे? तो खिलाफत मूवमेंट, जो वर्ड खिलाफत होता है इसका मीन होता है प्रोटेस्ट, मीन्स विरोध करना। द मुस्लिम इन इंडिया वर अग्रीड बाय द ट्रीटमेंट मीटेड आउट द सुल्तान ऑफ टर्की। तुर्की के सुल्तान जो थे, टर्की के सुल्तान, उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया गया था उसको देख करके जो मुस्लिम थे वो एंगर्ड हो गए थे, गुस्से में हो गए थे। द सुल्तान was considered the खलीफा और द रिलीजियस लीडर ऑफ द मुस्लिम द वर्ल्ड ओवर। और जो टर्की सुल्तान थे उनको मुस्लिम जो थे वो खलीफा मानते थे, खलीफा जिसको बोलते हैं। और ये खलीफा वर्ड जो था ये रिलीजियस लीडर होते थे मुस्लिम के पूरे वर्ल्ड में। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, वेरियस इंडियन लीडर्स सच एज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसका विरोध करने के लिए कुछ इंडियन लीडर्स थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, M.A. अंसारी, सैफुद्दीन किचू एंड द अली ब्रदर्स लॉन्च दिस मोमेंट। तो उन्होंने इस मोमेंट को लॉन्च किया था, खिलाफत मोमेंट को। किस किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, M.A. अंसारी, सैफुद्दीन किचलू और अली ब्रदर्स ने इस मोमेंट को लॉन्च किया था। इसके साथ साथ फिर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था वो भी इसके साथ अटैच हो गया था। इन 1920 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द अनजस्ट एंड अनफेयर एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग मैसाकार के विरोध में और जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके अनजस्ट और अनफेयर एटीट्यूड के खिलाफ जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दिया था। और महात्मा गांधी आस्क्ड पीपल नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट पीपल फ्रॉम all walks of life participated in this movement be peacefully resisting the government। महात्मा गांधी ने लोगों को इसी मूवमेंट में कोऑपरेट करने के लिए कहा और कहा कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट ना करे और लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से इस मूवमेंट को चलाने के लिए कहा, और कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज जो हैं उनका विरोध किया जाए। उसके बाद दिया गया है दे बायकॉट फोन क्लॉथ्स, पिकेटेड लिकर शॉप, लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट जॉब्स एंड अबेंडन गवर्नमेंट फैक्ट्रीज। उन्होंने क्या किया था, जो फोन क्लॉथ से उनको बायकॉट कर दिया था, उनके यूज़ करने से मना कर दिया था। पिकेटेड लिकर शॉप,
लिकर शॉप का विरोध किया गया था। लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस, गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट फैक्ट्रीज जो है इन सभी को छोड़ दिया था। नेक्स्ट दिया है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ए मेजर सेटबैक फॉर द गवर्नमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था यह एक बड़ा तरीका था गवर्नमेंट को पीछे हटाने का। द मूवमेंट वाज लेटर ज्वाइन विद द खिलाफत मूवमेंट, और यह मूवमेंट बाद में खिलाफत मूवमेंट से जुड़ गया था। इससे क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी उसको फेस करना पड़ा था। इसमें क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई थी, वो ज़्यादा मजबूत हो गई थी, जिससे ब्रिटिश जो थे वो चिंतित हो गए थे, या ब्रिटिश की जो समस्या थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। अनफॉर्चुनेटली ए वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस इन चौरी चौरा, जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। इसमें इन 1922 इन दिस इंसिडेंट विलेजर्स एजिटेटेड बाय द किलिंग ऑफ सम पीपल। जो विलेजर्स थे वो काफ़ी उत्तेजित हो गए थे कुछ लोगों के मरने के बाद। सेट ए पुलिस स्टेशन ऑन फायर इन विच 22 पुलिसमैन वर किल्ड। उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिसमैन जो थे वो मारे गए थे। सिंस महात्मा गांधी बिलीव इन नॉन वायलेंस, जैसा कि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको वापस ले लिया था, क्योंकि ये वायलेंट बन गया था। इसमें जो खून खराबा था वो आ गया था। अब आता है द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में क्या है, द ब्रिटिश वर फेसिंग डिफिकल्टीज ड्यू टू द रेगुलर प्रोटेस्ट बाय द पीपल एंड द डिट्रोटाइटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो ब्रिटिश वर फेसिंग डिफिकल्टीज ड्यू टू रेगुलर प्रोटेस्ट। ब्रिटिश को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि बार बार उनका विरोध किया जा रहा था। पीपल एंड द डिटेरोटिंग लॉ, जो लोगों को लॉज को तोड़ने के लिए परेशान किया जा रहा था। एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो थी वो ख़राब होती जा रही थी। टू पेसिफाई द पीपल द गवर्नमेंट सेटअप द साइमन कमीशन इन 1928। और लोगों को शांत करने के लिए साइमन कमीशन जो है वो 1928 में बनाया गया था। द कमीशन वुड हियर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एंड मेक सुटेबल अमेंडमेंट्स। जो साइमन कमीशन था उसका मेन एम क्या था, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना और उनके लिए जो सुटेबल अमेंडमेंट्स थे, संशोधन थे, सुधार थे, वो करने थे। दो द कमीशन हैड बीन सेट अप टू एड्रेस द प्रॉब्लम एंड नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इट डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन एज मेंबर। वैसे तो कहने के लिए तो ये कहा गया था कि भाई इसमें इंडियंस के लिए सुधार किए जाएंगे, इंडियंस की प्रॉब्लम्स को सुधारा जाएगा, तो लेकिन उस कमीशन में कोई भी इंडियन जो था वो शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भी लोगों ने इसका विरोध किया था। नेशन वाइड प्रोटेस्ट वर हेल्ड हेयर एवर द कमीशन वेंट। जहाँ कहाँ भी कमीशन गया वहाँ पर ही इसका विरोध किया गया। पीपल शाउटेड द स्लोगन्स, लोग यही नारे लगाते रहे, साइमन गो बैक की लाला लाजपत राय वाज किल्ड इन वन सच प्रोटेस्ट। लाला लाजपत राय इसी विरोध में मारे गए थे। एंड जीबी पंत वाज बैडली वांडेड, और जीबी पंत भी इसी साइमन गो बैक वाले प्रोटेस्ट में ही घायल हुए थे। रिवॉल्यूशनरीज सच एज भगत सिंह, दूसरे जो रिवॉल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, भगत सिंह था, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, बीके दत्त, ये सब क्या थे उस टाइम पर बिकेम एक्टिव एट दिस टाइम, यानी कि उस टाइम पर एक्टिव हो गए थे। यानी कि ये रिवॉल्यूशनरी जो थे ये सारे अभी आगे आ गए थे। अब है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मीन्स होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था, इसको
लॉन्च किया गया था, महात्मा गांधी ने ही लॉन्च किया था इनको इसको, और 1930 में लॉन्च किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। द कांग्रेस गेव द स्लोगन ऑफ ए पूर्ण स्वराज। कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, मीनिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसका मतलब होता है पूरी आज़ादी। गांधी जी आज पीपल टू रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। गांधी जी ने टैक्सेस को पे करने से मना कर दिया था, स्पेशली द साल्ट टैक्स दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड लीव्ड ऑन द पीपल। स्पेशली साल्ट टैक्स जो था उसको देने से मना कर दिया था, जिसको अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजों पर, ये इंडियंस पर लाद दिया था। द मूवमेंट वाज टू बी ए पीसफुल वन। जो ये मूवमेंट था ये भी शांतिपूर्ण तरीके से चलाया गया था। दिस मूवमेंट स्टार्टेड विद द दांडी मार्च ऑफ गांधी एंड हिज फ्यू फॉलोअर्स मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू दांडी इन गुजरात। और इस मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी ये शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी और दांडी मार्च से स्टार्ट किया था। और ये साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में था वहाँ से स्टार्ट किया था, और दांडी जो गुजरात में है वहाँ तक इसको चलाया गया था। गांधी जी मेड साल्ट टू ब्रेक द साल्ट लॉ। गांधी जी ने नमक बनाया था केवल नमक कानून तोड़ने के लिए। दिस मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री एंड पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट लार्ज नंबर्स। लोगों ने इस मूवमेंट में बहुत संख्या में पार्टिसिपेट किया था। दे ब्रोक लॉज, उन्होंने कानून तोड़े, एंड कार्टेड अरेस्टेड वॉलंटियरली, और अपनी मर्जी से वो गिरफ्तार भी हो गए। द मूवमेंट इवेंचुअली फोर्स द गवर्नमेंट टू कॉल द लीडर्स एंड डिस्कस देयर डिमांड। और इस मूवमेंट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से फोर्स की जाती है, यानी कि गवर्नमेंट पर दबाव डाला जाता है, और वो क्या करती है, लीडर्स को बुलाती है और उनकी डिमांड्स पर डिस्कस करती है। इसके बाद जो दिया गया है वो दिया गया है कि हाउ एवर द गवर्नमेंट बैक ट्रैक्ड ऑन इट्स प्रोमिस, कि जो गवर्नमेंट है वह अपने प्रॉमिस पर बैक ट्रैक कर जाती है, पीछे हट जाती है, व्हेन इट सॉ दैट द मूवमेंट वाज सस्पेंडेड। और इसी को देखते हुए जो मूवमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। आगे आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन अगस्त 1942। यह मूवमेंट जो है ये महात्मा गांधी ने 1942 में चलाया था। इट एम्ड एट थ्रोइंग आउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया। और यही मूवमेंट था जिसके द्वारा, मतलब लास्ट का मूवमेंट था ये, जिसके बाद इंडिया जो थी वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। गांधी जी गेव, और इस मूवमेंट का जो मेन एम था वो क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको भारत से भगाना था। गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। गांधी जी ने अब एक नारा दिया था, डू और डाई का, करो या मरो का नारा दिया था लोगों के लिए। Most the prominent political leaders were jailed during the movement, but the movement did not die. बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था मूवमेंट को दबाने के लिए, लेकिन मूवमेंट अब की बार दबने वाला नहीं था। द ब्रिटिश रियलाइज दैट, ब्रिटिश को महसूस होता है कि देयर टाइम इन इंडिया वाज ओवर नाउ, कि अब उनका इंडिया में टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। Eventually, the government had to agree to hand over the power to the Indians. और गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस को पावर देने के लिए सहमत हो जाती है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू फ्री इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1945। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सहमत हो जाती है इंडिया को फ्री करने के लिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1945। 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वह इंडिया को फ्री करने के मूड में हो जाती है। फिर है इंडियन नेशनल आर्मी। द इंडियन नेशनल आर्मी आल्सो नॉन एज आज़ाद हिंद फौज। इंडियन नेशनल आर्मी जो थी इसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फॉर्मेशन जो की थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन भी दिया था जो हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था। वो क्या दिया था? गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की फॉर्मेशन की थी और टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए इसकी फॉर्मेशन की थी। ही गेव द स्लोगन जय हिंद, उन्होंने जय हिंद स्लोगन भी दिया था और गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये स्लोगन्स उन्होंने दिए थे। नेक्स्ट फिर अब इसमें कुछ ये स्पॉट चेक दिया गया है, तो मैच द फॉलोइंग इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर पे दिया है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड पे 1911 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दांडी मार्च। तो इसमें देखो सुभाष चंद्र बोस इन्होंने क्या किया था, डी से इसको मैच किया जाएगा क्योंकि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की फॉर्मेशन की थी जो अभी अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। फिर है 1911 में क्या हुआ था? यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल, बंगाल का यूनिफिकेशन किया गया था। शायद दो सेकंड नंबर पे दिया है तो इसका आंसर क्या रहेगा? यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल। इसके बाद है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो किससे किया गया था? ये किया गया था महात्मा गांधी ने करवाया था इसको। और ये थर्ड का जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। दांडी मार्च किससे रिलेटेड है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। तो इस तरीके से इसको मैच करना था ए और बी कॉलम को। इसके बाद आता है इंडियन अटेन्स फ्रीडम। इंडियन जो है वो फ्रीडम हासिल करते हैं, तो कैसे फ्रीडम हासिल की उन्होंने, कैसे उनको फ्रीडम मिल जाती है। On 15th August 1947, India became a free nation and Pandit Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of Independent India. 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है वो एक फ्री कंट्री बन जाता है, आज़ाद देश बन जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। बट दिस फ्रीडम डिड नॉट कम विदाउट ए प्राइस। लेकिन यह फ्रीडम जो है ये विदाउट ए प्राइस यानी कि बिना किसी कीमत के नहीं आई थी। द कंट्री वाज पार्टीशन इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इंडिया का पार्टिसिपेशन हो गया था, इंडिया को दो भागों में बांट दिया गया था धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। द हिंदू डोमिनेटेड पार्ट रिमेन इन इंडिया। जो पार्ट हिंदुओं को दिया गया था वो इंडिया कहलाया था। वेयर एज द मुस्लिम डोमिनेटेड पार्ट वाज कॉल्ड पाकिस्तान, और मुस्लिम डोमिनेटेड पार्ट पाकिस्तान कहलाया था। इंडिया बिकेम ए सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको एग्जीक्यूट किया गया था, उसको लागू किया गया था। तो उस टाइम पर इंडिया को सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री जो है वो बनाया गया था या उसको घोषित किया गया था। तो इस तरीके से हमने इस लेसन में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। अब इसमें कुछ नट्स हेल्स बचे हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो नट सेल में क्या दिया गया है? इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड अहिंसा अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो एक्सप्लॉयटेशन करती थी, ऑपरेशन करती थी, उसके खिलाफ जो फ्रीडम स्ट्रगल था, हमारा स्वतंत्रता संघर्ष था, वह नॉन वायलेंस और अहिंसा के प्रिंसिपल डिपेंड था, यानी कि उसी पर बेस्ड था। नेक्स्ट है हंड्रेड्स ऑफ अनआर्म्ड पीपल वर किल्ड एंड थाउजेंड्स ऑफ देम वर इंजर्ड इन द जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1919। सैकड़ों की संख्या में जो निहत्थे लोग थे वो मारे गए थे
एंड थाउजेंड्स ऑफ देम वर इंजर्ड, और हजारों की संख्या में घायल हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो 1919 में हुआ था। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो चलाया गया था गांधी जी के द्वारा जलियांवाला बाग मैसेकर यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करने के लिए। एंड द इनजस्टिस डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अन्याय करती थी उसके खिलाफ इसको चलाया गया था। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1930। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1930 में शुरू किया गया था, और डांडी मार्च के साथ इसको शुरू किया गया था, और यह एक नेशनल मूवमेंट जो था वो बन गया था। उसके बाद है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, और एज ए रिजल्ट जो इंडिया है वो 15 अगस्त 1947 को फ्री हो गया था। तो इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और लेसन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।